बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। ज़मानत के टॉपिक के ऊपर ये हमारा आज दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम ज़मानत की मुख्तलिफ़ अक़साम को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस यानी कि काबिल ज़मानत जराइम के अंदर ज़मानत किस तरह ली जा सकती है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके साथ साथ सेक्शन 497 CRPC के मुताबिक कि नाकाबिल ज़मानत जराइम के अंदर ज़मानत किस तरह ली जा सकती है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह हम आज के टॉपिक में आपको बताएंगे कि गिरफ्तार हो जाने के बाद, यानी कि अगर किसी के खिलाफ कोई FIR का अंदराज हो जाता है और वो शख्स गिरफ्तार हो जाता है और FIR के ऊपर लगने वाले जराइम नाकाबिल ज़मानत हों, तो उस शख्स की ज़मानत लेनी हो तो किस तरीके से ली जा सकती है, किस अदालत से ली जा सकती है, किन वजूहात की बुनियाद पर और किन ग्राउंड्स की बुनियाद पर ली जा सकती है। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह हम अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर बेल की मुख्तलिफ अक़साम को डिस्कस करेंगे, जैसे कि बेल बिफोर अरेस्ट, गिरफ्तार होने से कबल ज़मानत किस तरह ली जा सकती है, एंटिसिपेटरी बेल, प्रोटेक्टिव बेल, बेल आफ्टर कन्विक्शन। इंशाल्लाह इन काइंड्स के ऊपर तफसीली लेक्चर हम अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 497 के मुताबिक अगर कोई शख्स गिरफ्तार हो जाता है तो किन वजूहात की बुनियाद पर वो जमानत बाद गिरफ्तारी लेने का अहल होता है, इस पे बात करेंगे। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि अगर तो FIR के ऊपर इस तरह जराइम लगे हों जो कि मजिस्ट्रेट साहब की समात के बनते हों, तो हम सबसे पहले मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में बेल आफ्टर अरेस्ट को फाइल करेंगे और अगर वहां से खारिज हो जाए तो हम उस ऑर्डर के खिलाफ सेशन कोर्ट में चले जाएंगे। बाद गिरफ्तारी जमानत सेशन कोर्ट के अंदर दायर करेंगे। सेशन कोर्ट से अगर खारिज हो जाए तो हम हाई कोर्ट में दायर करेंगे। यानी कि हमने तरतीब के साथ ऊपर चलना है। ऐसे नहीं है कि अगर केस मजिस्ट्रेट की समात का है तो हम उसको सेशन कोर्ट के अंदर फाइल कर दें या डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर फाइल कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने इसको तरतीब के साथ लेके चलना है। यानी कि अगर सेशन की समात का है तो सबसे पहले सेशन कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट के अंदर हम बराह रास्त बेल आफ्टर अरेस्ट लेकर नहीं जा सकते, हमने उसको तरतीब के साथ चलना है। एक ये अहम बात आप नोट फरमा लें। नंबर 2, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किन वजूहात की बुनियाद पर आप गिरफ्तार होने के बाद जमानत लेने के अहल हो सकते हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपके खिलाफ कोई FIR का अंदराज हो जाए तो आपने सबसे पहले तो कोर्ट के अंदर या इन्वेस्टिगेशन के अंदर इस बात को प्रूव करना है कि आपके खिलाफ ये FIR हुई क्यों है, ये पर्चा आपके खिलाफ क्यों हुआ है, किन वजूहात की बुनियाद पर हुआ है। किसी साबका मुकदमाबाजी की वजह से हुआ है, किसी सियासी चपकलश की वजह से हुआ है, किसी फैमिली डिस्प्यूट की वजह से हुआ है, किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से हुआ है, किसी के साथ ताल्लुकदारी या रिश्तेदारी की वजह से हुआ है, या जिस भी किसी वजह से आपके खिलाफ वो मुकदमा बना है। सबसे पहले आपने इन्वेस्टिगेशन के अंदर और कोर्ट के अंदर इस बात को प्रूव करने की पूरी कोशिश करनी है कि आपके खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया है वो गलत है, वो बेबुनियाद है, वो झूठ पे मबनी है, वो सियासी रंजिश है, वो साबका मुकदमाबाजी है, वो फैमिली डिस्प्यूट है, या वट एवर जो भी कोई सूरत हाल हो, आपने उसके मुताबिक अपने केस को लेके आगे चलना है। अब हम तरतीब के साथ आगे चलते हैं कि वो कौन सी ऐसी बुनियादी वजूहात हो सकती हैं जिनकी बुनियाद पर आप बेल आफ्टर अरेस्ट ले सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि चूंकि हर केस के मेरिट्स डिफरेंट होते हैं, हर केस के हकाइक डिफरेंट होते हैं, हम एक लेक्चर के अंदर सारी बातों को तो डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि मुकदमा कोई मुंशियात के मुकदमे के आर्गूमेंट्स डिफरेंट होंगे, इंजरी के डिफरेंट होंगे, मर्डर के डिफरेंट होंगे, रॉबरी डकैती के डिफरेंट होंगे। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी जो बुनियादी जो आर्गूमेंट्स हैं, बुनियादी जो इसमें ग्राउंड्स हैं, बुनियादी जो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर किसी भी मुकदमे में बेल ली जा सकती है, आज हमने सिर्फ उन बातों को डिस्कस करना है। आप इसमें फर्ज कर लें कि आपके सामने एक FIR आ जाती है जो इंजरी के हवाले से या मर्डर के हवाले से, तो आप उसमें अगर बेल लेना चाहें तो आप किन वजूहात की बुनियाद पर ले सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि FIR के ऊपर डेट ऑफ अकरेंस यानी कि तारीख और टाइम, तारीख वक्त वकूआ और टाइम क्या नोट है, सबसे पहले वो देखना है। उसके बाद ये देखना है कि FIR का अंदराज कब हुआ है,
ان دونوں ڈیٹس کو دیکھنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس میں ڈفرنس دیکھنا ہے کہ آیا کہ 2 دن کے بعد اکرنس کے بعد ایف آئی آر ہوئی ہے، 4 دن بعد ہوئی ہے، مہینے بعد، اور اس میں بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ 4 6 مہینے یا سال بعد ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایف آئی آر کے اندراج کے اندر ڈیلے ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایف آئی آر باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ سوچ سمجھ کے اور طے کر کے ملزمان کو اس کے اندر نامزد کیا گیا ہے، یہ ایف آئی آر سچائی پہ مبنی نہیں ہو سکتی، اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی ملزم کو ملے گا۔ دوسری بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ ایف آئی آر میں کسی ملزم کو نامزد کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا۔ اگر تو نامزد نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملزم کو بعد ازاں کسی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں، یا جس کو ہم عام زبان میں یہ کہتے ہیں کسی تتیمہ بیان میں مدعی نے اس کو نامزد کیا ہے، تو اس میں بھی یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اگر بعد ازاں کسی ملزم کو کسی تتیمہ بیان کے ذریعے نامزد کیا گیا ہے تو اس میں ڈیلے کتنا ہے، یعنی کہ ایف آئی آر کے اندراج کے اندر اور تتیمہ بیان کے اندر کتنے دنوں کا ڈیلے موجود ہے، یہ ایک اہم بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کہ اگر تتیمہ بیان کے اندر نامزد کیا گیا ہے تو اس کا کیا سٹیٹس ہے، اس میں گواہان کی کیا صورتحال ہے، مدعی کو کیسے اس بات کا پتہ چلا کہ اس کے ساتھ اکرنس کرنے والا یہ فلاں بندہ ہے، یعنی کہ سورس آف انفارمیشن کیا ہو سکتے ہیں، اس کو ڈسکس کرنا ہے، وہ امپورٹنٹ بات ہے۔ گواہان اس کے ہیں یا نہیں اس کو ڈسکس کریں، اس میں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ایف آئی آر کے اندر کسی ملزم کو نامزد نہیں کیا جاتا اور بعد ازاں اس کو کسی تتیمہ بیان کے ذریعے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے ذریعے ایف آئی آر میں نامزد کر دیا جاتا ہے تو اس میں نہ تو سورس آف انفارمیشن دیے جاتے ہیں، نہ کسی گواہ کا نام دیا جاتا ہے، نہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کروائی جاتی ہے، تو اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی ملزم کو ملے گا۔ اگر تو ایف آئی آر کے اندر نامینیٹ کیا گیا ہے تو پھر اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ اس کو کون سا رول اسکرائب کیا گیا ہے، اس کو کون سا رول دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو دکھایا گیا ہے کہ وہ مسلح کس ویپن کے ساتھ مسلح تھا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس کے ہاتھ میں راڈ تھا، اس کے ہاتھ میں گن تھی، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا، کیا چیز تھی اس کے پاس، یہ ایک اہم بات ہے جو ڈسکس کرنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کہ اس کو رول کیا دیا گیا ہے، یعنی کہ اس نے کیا کیا ہے، کسی کو اس نے ڈنڈا مارا ہے، کسی کو اس نے للکارا مارا ہے کسی کو مارنے کے لیے، اس نے کوئی ہوا کے اندر فائر کر دیا ہے، اس نے کسی کو فائر لگا دیا ہے، کسی کو چوٹ لگا دی ہے، ڈنڈا لگا دیا، واٹ ایور، جس طرح کا کیس ہو، جس طرح کی بھی صورتحال ہو، یہ ایک بڑی میٹیریل اور اہم بات ہے کہ اس میں ملزم کو کیا رول دیا گیا ہے، کیونکہ ہم نے یہ اس کا ڈفرنس کرنا ہوتا ہے میڈیکل کے ساتھ، مطلب کہ یا تو اگر میڈیکل ایگزامینیشن ہے اس کے ساتھ، یا اس کا کوئی پوسٹ مارٹم ہے تو اس کے ساتھ اس کا ڈفرنس جو ہے نا وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مدعی یہ کہتا ہے کہ فلاں ملزم نے ڈنڈا مارا جو کہ فلاں بندے کو دائیں بازو پر لگا اور اس کا بازو ٹوٹ گیا، اب اگر میڈیکل آپ ملاحظہ کریں تو پتہ چلے کہ جی دائیں بازو کے اوپر تو کوئی چوٹ ہی نہیں لگی، دائیں بازو کی تو کوئی ہڈی فریکچر ہی نہیں ہوئی، چوٹ تو بائیں بازو کے اوپر لگی ہے، بائیں بازو ڈیمیج ہوا ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ڈیفرنس آ گیا، اٹس مین کہ مدعی جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے۔ میڈیکل کے اندر اور ایف آئی آر کی سٹوری کے اندر ایک ڈیفرنس آ گیا، ایک فرق آ گیا، تو اس سے کیا ہوگا، اس کا فائدہ ملزم کو ملے گا۔ اب مثال کے طور پر گواہ یہ کہتے ہیں یا مدعی مقدمہ یہ کہتا ہے کہ جی ملزم نے فائر کیا اور وہ مقتول کی دائیں سائڈ پہ لگا، فرض کر لیں کہ وہ کہتا ہے کہ جی رائٹ سائڈ پر اس کے پیٹ کے اوپر اس کو فائر لگا۔ اب پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی فائر جو ہے نا وہ دائیں سائڈ پہ نہیں لگا، فائر بائیں سائڈ پہ لگا تھا اور دائیں سائڈ سے نکل گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدعی جھوٹ بول رہا ہے، گواہان جھوٹ بول رہے ہیں، اس سے بیل بھی ہو جاتی ہے، اس سے ایکویٹل بھی ہوتی ہے، ملزمان بری بھی ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا میڈیکل سے ہم آگے آئیں گے تو ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ اس میں موٹیو کیا ہے، وجہات کیا ہے، کیوں مقدمہ یہ بنا، جس طرح کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں پہلے ہی بات ڈسکس کر دی تھی کہ یہ مقدمہ کیوں بنا، کس وجہ سے بنا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیا دشمنی تھی، کیا موٹیو تھا، یہ ایک اہم بات ہے۔ اس کے ساتھ ایف آئی آر کو ڈسکس کرنے کے بعد، گواہان کو ڈسکس کرنے کے بعد، نامینیشن ہے کہ نہیں ہے اس کو ڈسکس کرنے کے بعد، میڈیکل کو ڈسکس کرنے کے بعد، اس میں کی چند ایک انتہائی اہم گراؤنڈز جو اور کیا ہو سکتی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر
जिस तरह के 497 के अंदर भी इसको डिस्कस किया गया है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर भी इसको डिस्कस किया गया है। अगर तो कोई छोटी उम्र का बच्चा हो, 497 सीआरपीसी के मुताबिक अगर कोई जुर्म करने वाला जिसकी उम्र 16 साल से कम हो तो उसको ज़मानत दी जा सकती है। इसी तरह अगर कोई ऐसा शख्स जिसकी उम्र 18 साल से कम हो और जो वो जुर्म उसने किया है उस जुर्म की सज़ा 10 साल से कम हो, तो कानून यहाँ ये कहता है कि उसके जुर्म को काबिल ज़मानत समझा जाए। यानी कि अगर 16 साल से ऊपर या 18 साल से ऊपर होगा तो उसको 497 सीआरपीसी के मुताबिक उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई ऐसा जुर्म करता है कि जिसकी सज़ा 10 साल से कम हो और मुलज़म की सज़ा 18 साल से कम हो, तो इसकी बुनियाद पर उसके जुर्म को काबिल ज़मानत जुर्म समझा जाएगा। इसी तरह अगर कानून ये कहता है कि अगर कोई औरत है तो उसको ज़मानत पे रिहा कर देना चाहिए। औरत होने की बुनियाद पर भी ज़मानत मिल सकती है। अगर उसके पास कोई सकलिंग बेबी है, कोई छोटा सा बच्चा है जो दूध पीता है, उसकी बुनियाद पर भी उसको ज़मानत मिल सकती है। अगर वो खतून प्रेग्नेंट है, उसके बच्चा पैदा होने वाला है, तो इसकी बुनियाद पर भी उसको ज़मानत मिल सकती है और इन वजूहात की बुनियाद पर बरीयत भी हो सकती है। हमने अपनी सारी बहस में ये साबित करना होता है कि जुर्म फर्दर इंक्वायरी की तारीफ में आता है, वक़ूआ फर्दर इंक्वायरी की तारीफ में आता है। अब फर्दर इंक्वायरी ये होता है कि जब तक किसी का गिल्ट डिटरमिन ना हो जाए उस वक्त तक वो केस फर्दर इंक्वायरी की तारीफ में आता है। हमने जब भी कोर्ट से बेल लेनी होती है तो हमने अपने आर्गूमेंट्स में ये साबित करना होता है कि ये केस फर्दर इंक्वायरी की तारीफ में आता है। इसके अलावा हम स्टैच्यूटरी ग्राउंड की बुनियाद पर भी बेल ले सकते हैं। अब स्टैच्यूटरी ग्राउंड क्या है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पुलिस या तो चलान लेट कोर्ट के अंदर भेजती है या अदालतों में प्रोसीडिंग इस हद तक लंबी हो जाती हैं कि बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता है और केस का फैसला जो है ना वो नहीं हो सकता। तो यहाँ कानून ये कहता है कि अगर तो केस का फैसला 1 साल के अंदर नहीं होता, तो इसमें अगर तो मर्द है और केस का फैसला 1 साल के अंदर नहीं होता, और अगर औरत है और उसके केस का फैसला 6 महीने के अंदर नहीं होता, लेकिन इसमें शर्त यह है कि जुर्म की सजाए मौत ना हो, तो उसको ज़मानत पे रिहा कर दिया जाए। एक तो इस वजह की बुनियाद पर भी आप ज़मानत ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर किसी भी शख्स के खिलाफ कोई केस है और उसके केस के ऊपर एफआईआर के ऊपर जो जराइम लगे हुए हैं उनकी सजाए मौत बनती है, और अगर तो वो मर्द है और उसके केस का फैसला 2 साल तक नहीं हो रहा, और अगर वो औरत है और उसके केस का फैसला 1 साल तक नहीं हो रहा, तो इन वजूहात की बुनियाद पर भी अदालतें ये कहती हैं कि इनको ज़मानत पे रिहा कर दिया जाए। यानी कि सजाए मौत ना हो तो 1 साल, मर्द 1 साल, औरत 6 महीने। सजाए मौत का कोई ऑफेंस हो तो मर्द हो तो 2 साल, और अगर औरत हो तो 1 साल तक अगर केस का फैसला ना हो तो कानून ये कहता है कि उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात है जो नोट करने वाली है कि डिले की वजह जो है वो मुलज़म ना हो, ना ही मुलज़म के पार्ट पे कोई भी दूसरा शख्स जो एक्ट कर रहा है वो डिले की वजह ना हो, तो कानून के मुताबिक ज़मानत ली जा सकती है। आज के टॉपिक को हम यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि ये बेल का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इसमें अगर डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा अपनी रिकॉर्डिंग के अंदर बेल बिफोर अरेस्ट को डिस्कस करूं, एंटिसिपेटरी बेल को डिस्कस करूं, बेल आफ्टर कन्विक्शन को डिस्कस करूं, प्रोटेक्टिव बेल को डिस्कस करूं। तो आज के टॉपिक को मैं अभी यहीं पे स्टॉप करता हूं। सिर्फ आफ्टर अरेस्ट बेल की ग्राउंड्स क्या हो सकती हैं उसी के ऊपर रह के मुझे उम्मीद है कि आप को काफ़ी रहनुमाई मिली होगी इस हवाले से। तो लास्ट पे मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कानून के ऊपर तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।